देखिए, आज जो टॉपिक है हम भारत में पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका जो कंसेप्ट बेस है जो है हमारा, वो हमारी वीडियो पार्ट 1 में जो है कंसेप्ट बेस है, और आज हम जो है उसी के जो है MCQ क्वेश्चन के रूप में आपको कंसेप्ट फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे या पूरा इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, आप देखिए जो है इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा जो है वो है, भारत में योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, योजना आयोग के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसके उपाध्यक्ष सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। उसका देखिए, इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, उपयुक्त सभी है। अब देखिए इसमें जो है आपका जो है इसमें आंसर बनेगा डी, उपरोक्त सभी है। यानी कि देखिए हमारा जो है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसके उपाध्यक्ष सदस्यों की संख्या एवं कार्यकाल सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है। इसी के सदस्यों के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब समझिए इसका आंसर आपका डी बनेगा। ये बन गया हमारा डी आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका जो है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद देखिए हमारा पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है या फिर पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करती है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है, योजना आयोग के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करती है। मतलब देखिए हमारा राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है, यह आंसर बनेगा इसका सी। मतलब देखिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन भी करती है और तथा राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार उसमें सुझाव भी देती है, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ये इसमें देखिए बात बनती है, NDC की बात है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। अब देखिए रोलिंग प्लान, देखिए रोलिंग प्लान ऐसा है जो योजनाओं को रोक देना, उसके बाद जो है टर्न बाई योजना लागू करना जो है। अब इसमें देखिए हमारा इंदिरा गांधी द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार द्वारा, जनता सरकार द्वारा या राजीव, ये में रोलिंग प्लान जो लागू हुआ था वो जनता सरकार द्वारा हुआ था। ये बनेगा इसका सी। सी देखिए मतलब जो है हम रोलिंग प्लान की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं एक तरह से चक्रीय प्लान या रोलिंग प्लान, मतलब रोल बनाते, सीधी बात देखिए। इसकी धारणा को भारत में 1978 में लागू किया गया, जबकि 1974 से लेके 79 से में पांचवी पंचवर्षीय होने के समय के एक वर्ष के पूर्व ही से बंद कर दिया गया था, और तथा जनता सरकार ने 1978 से 83 के लिए छठी योजना की रूपरेखा तैयार की थी। मतलब देखिए योजनाओं को एक साल पहले रोक के उसमें रोलिंग प्लान की बात हो रही है, ये भी देखिए। नेक्स्ट देखिए हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। अब 7वीं योजना का प्रमुख नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। मतलब जो है एक ही बात करते हैं। अब इसमें देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका आंसर बनेगा हमारा ए आंसर है। ए आंसर बन जाएगा हमारा। देखिए जो है भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था। देखिए इसका देखिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब देखिए यहां पर जो है हम बात करते हैं 1985 से 90 की बात करते हैं, या फिर 1950 से 90 की अवधि में पंचवर्षीय योजना की रणनीति गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार करना था। फलतः इस योजना में उन सभी नीतियों पर बल दिया गया जो खाद्यान्न के उत्पादन में तीव्र वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ा सके और उत्पादकता में वृद्धि करे। ये हमारा 7वीं योजना की बात हो रही है। इसमें देखिए ए आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारा
पूर्ववर्ती योजना की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य परिवर्तन है। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या है, लोक क्षेत्र के परिव्यय में प्रभुत कमी जो है। अब इसमें जो है अवसंरचनात्मक क्षेत्र में लोक निवेशकों के संकेंद्रण, निर्यात के संवर्धन की दृष्टि से कृषि में प्रमुख निवेश, उन क्षेत्रों को प्रमुख निवेश जिनमें औद्योगिक गुणवत्ता चिरंतन समस्या है। अब देखिए इसमें जो आंसर बनता है, पूर्ववर्ती योजना की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य परिवर्तन है। देखिए इसमें लोक क्षेत्र के परिव्यय को प्रभुत कमी, यानी कि जो लोग क्षेत्र में कमी की गई है। देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं, ये बात हो रही है 1990 के बाद की बात हो रही है। जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की अंगीकरण करने के पश्चात प्रारंभ 8वीं योजना में सार्वजनिक या फिर लोक क्षेत्र के परिव्यय में कमी आई। इसका कारण यह था कि विकास की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को अब पहले से अधिक महत्व दिया जाने लगा। जहां छठी योजना में कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल योगदान 53% था, वहीं पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में घटकर 48.8% रह गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश तेजी से घटकर 36.5 रह गया था। मतलब इसका आंसर देखिए हमारा जो है पब्लिक सेक्टर के परिव्यय में कमी करना था। ये हमारा आंसर ए बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे प्रयासों का सार तत्व माना गया है। अब इसमें देखिए मतलब जो है इसमें सार तत्व की बात हो रही है, जो है ये आंसर बनेगा। देखिए इसमें डी आंसर बनेगा जो है। अब इसमें देखिए हमारा जो है ये डी आंसर बन जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। अब देखिए इसमें जो है संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, यानी इसमें ए आंसर बन जाता है हमारा। अब इसमें देखिए अगर हम जो है IRDP की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। इसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण परिवार को अंगीकरण किया गया। मसलन गरीब सरकार ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP में परिवार को ही इकाई के रूप में चुना। इसका देखिए हमारा जो है आंसर बन जाता है संपूर्ण परिवार अंगीकरण, यानी ए आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। यानी भारत में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। देखिए आप जो है इसका आंसर बनेगा हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में, यानी ए आंसर बन जाता है। देखिए इसमें देखिए उसके बाद देखिए अगर हम जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं जिसका कार्यकाल 1961 से 66 था। इसके अंतर्गत मतलब जो है आयोजकों का यह अनुभव किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था उत्थान अवस्था में प्रवेश कर गई है, जिसने अपने भविष्य के विकास हेतु संस्थानात्मक ढांचा स्थापित कर लिया है। फलस्वरूप तीसरी योजना का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं संपोषित विकास निर्धारित किया गया। मतलब जो है ये तीसरी संपोषित विकास उद्देश्य रहेगा, ये हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी आंसर हमारा ए बन जाता है। देखिए आप नेक्स्ट 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्वी योजना से भिन्न है। विशेष महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यानी कि देखिए हमारा देखिए इसमें जो है इसमें पूर्ववर्ती योजना की तुलना में काफी बड़ा परिव्यय निर्धारित है। उसके बाद देखिए इसमें कृषि और ग्रामीण विकास के प्रमुख बल है। आद संरचना विकास के लिए पर्याप्त बल दिया गया। इसमें जो है आद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें बल दिया गया है। इसमें सी की बात करते हैं। देखिए हमारा जो है अब इसमें देखिए आप जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता में जो है विकास प्रक्रिया को अस्थायी आधार पर समर्थन देने हेतु आधारभूत ढांचा, परिवहन, संचार, ऊर्जा, सिंचाई को मजबूत करना था। मतलब जो है इसमें जो है आद संरचना के विकास के लिए पर्याप्त बल दिया गया है। मतलब समझिए आप जो है इसमें परिवहन, संचार, ऊर्जा और सिंचाई
इन आधारभूत ढांचों को एक तरह से लाइमलाइट में लाया गया जो है। इसका आंसर बन जाता है हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है? कथनों को नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए आप जो है। अब इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा, देखिए योजना के दौरान जीडीपी 8% वृद्धि, निर्धनता अनुपात को 2007 तक 20% करना था और 2007 तक साक्षरता को 73% बढ़ाना था जो है। इसमें इसके तीनों आंसर बनेंगे, ये बनेगा बी आंसर जो है। अब देखिए जो है 10वीं परियोजना लक्ष्य के अंतर्गत जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है 8%, निर्धनता अनुपात 21% और साक्षरता अनुपात 75% तक लाना था। अब देखिए इसमें जो है हमारा ये तीनों बन जाते हैं। नेक्स्ट, यद्यपि 1991 में बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी चालू है। इसका मुख्य कारण क्या है? अब देखिए इसमें देखिए आप जो है यह सांविधिक अपेक्षा है। लोक क्षेत्र में पहले से लगाई गई भारी मात्रा में पूंजी की देखभाल आवश्यक है। पंचवर्षीय योजना बाजार समर्थक रीति के अर्थव्यवस्था को दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य प्रदान करती रह सकती है। बाजार अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग वाणिज्य तक सीमित है और कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। इसका बनेगा डी आंसर देखिए हमारा। अब देखिए इसमें देखिए हम बात करते हैं मतलब जो है ये आपका बाजार अर्थव्यवस्था या उद्योग वाणिज्य तक सीमित है, लेकिन इसका जो है डी आंसर है हमारा जो है। बाजार अर्थव्यवस्था मूल्य तंत्र होने के कारण लाभ से संचालित होती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जिनमें पर्याप्त लाभ अर्जन की संभावना न हो में निवेश कम होता है और ऐसे क्षेत्र विकास के क्रम में पीछे छूट जाते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें लाभ की दर तो कम है, किंतु जो समग्र अर्थव्यवस्था का विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः कृषि और ग्रामीण विकास तथा सामाजिक क्षेत्र और आधारभूत संरचना की दृष्टि से आर्थिक नियोजन की उपयोगिता वर्तमान में बनी हुई है। मतलब देखिए मतलब जो है इसका आंसर बनेगा हमारा डी। मतलब जो है एक तरह से मतलब जिन क्षेत्रों में मतलब जो है विकास के चांस कम बनते हैं, निवेश कम होता है, परंतु फिर भी हमें उसमें उन चीजों को साथ लेके जाते हैं जो भी हमारी योजना की रीढ़ बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए हमारा इसका बनेगा डी आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा योजना में कोर सेक्टर से तात्पर्य है। अब देखिए कोर सेक्टर क्या होते हैं? कोर सेक्टर का मतलब समझिए जो भारी उद्योग जिसे कहते हैं इस्पात, लोहा, धातुएं, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला और मशीनी निर्माण है, ये सब हमारा कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। देखिए हमारा जो है इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए ये बनेगा यानी कि चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर मतलब चयनित आधारभूत उद्योग। इसका देखिए हमारा जो है मतलब समझिए जो है योजना में कोर सेक्टर ऐसे उद्योग है जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं, यानी दीर्घकालिक लंबे समय में, लॉन्ग टर्म्स। कोर सेक्टर की श्रेणी में कुछ चयनित आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। चयनित में कौन कौन से आते हैं? जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं लोहा, धातु, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला और मशीन निर्माण इत्यादि। इसलिए हम इसका डी आंसर बन जाएगा, ये बन जाता है हमारा डी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजन की प्रक्रिया ने पूर्व काल की आयोजना प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, ये बताना आपको जो है। अब देखिए इसमें जो है उदारीकरण के आगमन के साथ औद्योगिक निवेश विकास को बहुत अधिक हद तक निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्रों के दायरे में रखा गया, बिल्कुल सही है। बाजार के केंद्रीय स्थान ग्रहण कर लेने के साथ अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय आयोजन की भूमिका अनावश्यक हो गई, ये भी ठीक है। आयोजन का केंद्र मानव संसाधन विकास आधारित संरचना, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों में अंतर्निहित हो गया, ये भी सही है। राष्ट्र की प्राथमिकता औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण विकास हो गई, ये हमारा रोंग है, यानी कि यह ठीक नहीं, ये हमारा आंसर डी बन जाएगा इसके अंतर्गत। देखिए आप जो है
अब इसमें देखिए हमारा जो है, अगर हम बात करते हैं जुलाई 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति में बाजार तंत्र पर बल दिए जाने के कारण निजी क्षेत्र का विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अब सरकार आयोजन प्रक्रिया के द्वारा विकास का माहौल और एक ऐसी दिशा प्रदान करती है। औद्योगिक और कृषि ग्रामीण विकास दोनों ही राष्ट्र की प्राथमिकताएं हैं। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा हमारा डी जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। देखिए हमारा वो बनता है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि मतलब डी आंसर जो है, यानी डी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है अंतिम रूप से इसकी स्वीकृति प्रदान करती है। ये देखिए आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो है, ये बनेगा हमारा सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही, पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही। आगे देखिए हमारा, देखिए इसमें जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यकाल दोनों ही विविधता से भरे हुए थे। सर्वप्रथम योजना आयोग द्वारा 1972 में पांचवी योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया और इस आधार पर रोजगार प्रधान था। इसके कुछ समय पश्चात श्री सी सुब्रमण्यम के स्थान पर श्री डी पी धर योजना मंत्री बनाए गए और उसके नेतृत्व में नए सिरे से एक योजना का दृष्टिकोण तैयार किया गया, जिसके आधार पर उत्पादन प्रदान कर दिया गया और इस प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का प्रारूप स्वीकृत किया गया, जबकि देश में आपातकाल 1976 में लागू किया गया था। आप देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा पांचवी, मतलब यह है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें कथन सही बताना है आपका। न तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है और न ही योजना आयोग। वित्त आयोग के क्षेत्र में बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग संपूर्ण पुनरीक्षण करता है और जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों ही अपेक्षाएं की जाती है। कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग के दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों को परस्पर अति व्यापित नहीं है। बिल्कुल सही है, ये आपका डी आंसर बनेगा। इसमें ये आंसर बन जाता आपका डी। देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए हमारा जो है, अगर हम बात करते हैं इसकी जो है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, योजना आयोग का कार्य योजनागत विकास से संबंधित है, जिसमें राजस्वगत क्रियाएं सम्मिलित नहीं है। उन्हें एक व्यक्ति एक ही समय में से योजना आयोग और वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है। अतः प्रथम तीन विकल्प मेरे से देखिए, ये प्रथम तीन क्रम सही नहीं है। देखिए अब ये है, इसका देखिए मतलब जो है आंसर बनेगा हमारा जो है, ये बनेगा डी। नेक्स्ट, मिलान करना इसके अंतर्गत। देखिए मिलान में देखिए हमारा जो है, इसमें लिख लीजिए ए बी सी, ए बी सी और डी। देखिए आपका प्रथम योजना का देखिए हमारा जो है सामुदायिक विकास। अब देखिए मतलब जो है, वैसे तो एक पहले से स्टार्ट सामुदायिक विकास, दो के बात करते हैं प्रथम योजना, देखिए हमारा एक दो, यानी कि दो। उसके बाद देखिए हमारा जो है तृतीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण, ये हमारा यहाँ पर एक हो जाता है। उसके बाद देखिए हमारा जो है चतुर्थ योजना आधारभूत उद्योग, ये मतलब है ये आ जाता है। देखिए हमारा जो है, उसके बाद देखिए हमारा जो है, नहीं थोड़ा सा इसको दोबारा ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा कोई है इसको थोड़ा सा, प्रथम अगर योजना की बात करते हैं, प्रथम योजना जो है हमारा वो सामुदायिक विकास है।
ये हमारा 2 की बात करते हैं। द्वितीय योजना हमारा जो है तीव्र औद्योगिकरण की बात करते हैं, ये हमारा 1 आ जाता है। उसके बाद तृतीय योजना बनता है हमारा जो है आधारभूत उद्योग की बात करते हैं, ये हमारा 3 आ जाता है। उसके बाद चतुर्थ योजना की बात करते हैं हम जो है, चतुर्थ योजना हमारा स्वावलंबन की बात करते हैं जो है, ये हमारा 5 आ जाता है। उसके बाद हमारा टीम आ जाता है हमारा पंचम योजना की बात करते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की बात करते हैं। मतलब देखिए हमारा ये देखिए 4 मतलब 2 1 3 4 2 1 3 5 4, ये देखिए ये बनेगा डी आंसर हमारा, तो इसका आंसर हमारा डी बन जाता है। देखिए अब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रथम योजना में सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना में महालोनोबिस मॉडल का अनुसरण में तीव्र औद्योगिकरण की बात करते हैं, चतुर्थ योजना में आत्मनिर्भरता और स्वयं सपूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रबल लक्ष्य रखा गया था। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ के लक्ष्य के अनुरूप ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित थी, इसका आंसर हमारा डी बन गया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारतीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप जो है। और इसमें देखिए आपका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया, सही बात है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन का अवधारणा प्रारंभ की, ये दोनों सही है। देखिए आयात प्रतिस्थापन आया इसके अंदर है। आयात प्रतिस्थापन होता क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब कहना देखिए हमारा जो है जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय से लेके हम 1970-75 तक बहुत ही आयात करते थे। तो 1970 या 65 के बाद जो है हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने का प्लान बनाया। मतलब जिसमें हम काम चलते हैं, जिसका हम सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है मान लीजिए कोलगेट करते हैं, कोलगेट अगर इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट की जगह हम दातुन का यूज करते हैं, तो दातुन जो है कोलगेट की जगह सब्स्टिट्यूट होगी, यानी आयात प्रतिस्थापन हो गया। मतलब ये समझिए आयात प्रतिस्थापन ये बनेगा, इसमें आंसर बनता है हमारा सी, ये हमारा सी बन जाता है। देखिए आप जो है अगर हम बात करते देखिए इसमें जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योग में निवेश पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना में औद्योगिकरण की युक्ति को मुख्य लक्ष्य बनाया गया, जिसके लिए महालोनोबिस विकास मॉडल अपनाया गया। तीसरी योजना के तहत मूल और आधारभूत उद्योगों को इस प्रकार विकास करना कि भावी औद्योगिकरण की सभी आवश्यकताओं को देश के आंतरिक और साधन द्वारा पूरा किया जा सके। इसके तहत ही आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन नीति का पालन किया जाए। मतलब आयात प्रतिस्थापन को हमें कम करना है, निर्यात को बढ़ाना है। देखिए ये आपका सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, यानी कि विकास केंद्र यानी कि डेवलप सेंटर अप्रोच। इसमें देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी कि डी की बात करते हैं। अब देखिए हम जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। और यद्यपि विकास केंद्र उपागम का प्रारंभ चौथी योजना से में हुआ, यद्यपि इस पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया था। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्ष्य समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टि और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास के केंद्र उपागम के महत्वपूर्ण घटक थे। इसका देखिए हमारा जो है डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है आदेशात्मक निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में अंतर बताना है आपको। देखिए इसमें जो है अब इसमें देखिए आपका आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकरणों को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका, देखिए वो बनेगा हमारा देखिए ए आंसर बन जाएगा, इसलिए आंसर हमारा ए आंसर हो जाता है। बाकी तो आगे देखिए क्योंकि इसमें पहले आंसर निकल गया। अब उसमें देखिए आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक और मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक नियोजन में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में
सहयोगी की भूमिका होती है। भारत में 1991 में पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू हुई। इसमें देखिए आंसर हमारा ए। नेक्स्ट देखिए हमारा, नियोजना पूर्वापेक्षित समझा गया है। नियोजना को पूर्वापेक्षित समझा गया है। इसमें आंसर देखिए हमारा जो है वो बनेगा, देखिए ए संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, बिल्कुल सही है। विकास के लाभ समरूप को विस्तृत करने के लिए, ये भी सही है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ये भी सही है। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। देखिए इसके चारों के चारों सही, आंसर बन जाता है हमारा डी आंसर, ये हमारा डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से उनके काल क्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अब इनको कार्यक्रम के अनुसार को क्रमबद्ध करना है। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना को संसद में प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। देखिए हम सबसे पहले देखिए इसमें जो है ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का ये सर 49 के आसपास का बात है, मतलब जो है हमारे मतलब जो है 50 से पहले की बात है। ये बन जाता हमारा इसमें इसका। उसके बाद देखिए मतलब जो है ये हमारा 40 मतलब 45 से 47 के बीच की बात है। देखिए स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन है। मुद्रा का अवमूल्यन 1948 की बात हो रही है। ये तो 1945 के आसपास की बात है या 1948 के आसपास की बात है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है, एनडीसी जो है, ये मतलब देखिए हमारा बाद में, पहले तो पंचवर्षीय योजना 1951 के आसपास की बात है। देखिए अब इसमें देखिए आंसर बन जाए इसका 4, 3, 1, 2, यानी कि हमारा यह है ये बन जाता है बी आंसर। क्यों? जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का संसद प्रस्तुत की गई तो राष्ट्रीय विकास परिषद उसके बाद गठन होता है, तो इसलिए आंसर हमारा बी आंसर बन जाता है। ये देखिए नेक्स्ट, भारतीय योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया, बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा प्रारंभ की, बिल्कुल सही है। ये दोनों सही है, आंसर बन जाता है हमारा सी। नेक्स्ट, यद्यपि 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई थी, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी चालू है, इसका मुख्य कारण क्या है? अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है यह संवैधानिक की अपेक्षा, देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका आंसर बनेगा बाजार अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग और वाणिज्य तक सीमित है और कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है, इसका डी आंसर है। ये बनेगा डी। देखिए मैं आप क्वेश्चन डिस्कस करें, इससे पहली वीडियो में पार्ट 1 में जो है इसको पूरे मतलब है प्रथम पंचवर्षीय योजना लेकर 12वीं पंचवर्षीय तक पूरा डिटेल में अच्छी तरह समझाए हैं। क्या अवधि रही है योजना की, कौन से मॉडल बेस पे है, क्या उद्देश्य है, क्या उस योजना में हमने प्राप्त किया है, एक बार उसको भी देख लीजिए। उसके बाद इसके क्वेश्चन बेस है, इसे सोल्व कीजिए। चलिए आगे।